क्लास में हम 2026 एग्जाम में आने वाले आपदा प्रबंधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि कंप्लीट आपदा का वन शॉट रिवीजन होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, जो महामारी है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो गुजरात में भयंकर भूकंप जो बच्चों आया था वो आया था 2001 में, और जो बिहार में बच्चों भयंकर भूकंप आई थी वो आई थी 1934 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? यानी जो भूकंप नापने की मशीन होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टर स्केल। उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। और अगर रिएक्टर स्केल में एक इकाई की वृद्धि होगी ना, तो भूकंप की जो गहनता है उसमें 10 गुनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित राज्य होता है बच्चों उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? सॉरी, बिहार जो है वो किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो बिहार जो है वो आता है जोन 3 में। भारत में कुल 5 भूकंपीय पेटी है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो जोन 3 में है वो हम अपना बिहार राज्य आता है, और जोन 1 में बच्चों आता है भारत का दक्षिणी पठारीय क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, तो आतंकवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आतंकवाद प्राकृतिक की देन नहीं है, आतंकवाद मनुष्यों द्वारा की जाती है। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? वही सेम टाइप का सवाल। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। जो दंगे होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको दंगे बोलते हैं। आतंकवाद आप समझ ही रहे हैं, और महामारी यानी कि कोई भी रोग बड़े स्तर पे फैल जाता है तो उसको महामारी बोलते हैं, जैसे कि कोरोना महामारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको हमने पढ़ाया था क्लासेस में कि सुनामी का जो बच्चों प्रमुख कारण है वो है समुद्र में भूकंप का आना। जब समुद्र में भूकंप आती है तो समुद्र की लहरें उठती है और उसी को हम सुनामी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? मतलब ऐसी आपदा जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करे। भूकंप किसी एक जगह को प्रभावित करती है, ज्वालामुखी वो भी किसी एक जगह को प्रभावित करती है, बाढ़ भी एक जगह को प्रभावित करती है, लेकिन अगर ओजोन परत का क्षरण हो गया तो पूरा पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो बड़े क्षेत्र की जो आपदा है वो हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? जो आपदा आती है उससे जो हम लोग बचाव की जो क्रिया करते हैं या फिर उसको आपदा को कम करने का प्रयास करते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन। भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो आपको बच्चों पता होगा कि बाढ़ का देश बांग्लादेश, बाढ़ का देश बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? बांग्लादेश में। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी चक्रवात किन महीनों में भयानक हो जाती है? तो जो बंगाल की खाड़ी है वहां जो चक्रवात आती है वो अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से जो नवंबर है इस महीने में वो क्या हो जाती है? पूरा का पूरा भयानक रूप ले लेती है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, पहला नदी के जल को दूषित होने से बचाना, ये तो कोई कारण नहीं है। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, यानी कि नदी के दोनों ओर क्या बना दे आप? बांध बना दे, तो इसका मतलब आप बाढ़ पे काबू पा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। इनमें से इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो भारत का सूखा क्षेत्र इनमें से कौन माना जाता है? एक तो है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारीय क्षेत्र, इनमें से सभी। तो ये सभी क्षेत्र जो है भारत में इन्हें सूखा क्षेत्र माना जाता है।
पूर्वी राजस्थान क्षेत्र, इनको भी सूखा क्षेत्र माना जाता है, पूरा मध्य प्रदेश को भी सूखा क्षेत्र माना जाता है, और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इसे भी भारत में सूखा क्षेत्र माना जाता है। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। इनमें कौन क्षेत्र भूसंकलन से अधिक प्रभावित है? तो भूसंकलन का मतलब होता है जमीन का गिरना या मलबा का गिरना या पत्थर वगैरह का खिसकना, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग भूसंकलन। तो भूसंकलन की ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो कश्मीर और उत्तराखंड में आपको देखने के मिलेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की ओर। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़? नहीं। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना? नहीं। सूर्य की भीषण गर्मी? विनाशकारी समुद्र, मतलब समुद्र की ऐसी लहर जो पूरा विनाश ला दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी। समुद्र की जो लहरें होती है वो पूरी तरीके से आएंगी और आसपास के क्षेत्रों को बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी, तो उसे हम बोलते हैं सुनामी। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये तो याद करने की चीज है, सुनामी जो है बच्चों जापानी भाषा की शब्द है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापान में हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है भूसंकलन है, तो जो भूसंकलन, जो मिट्टी गिरती है या मलबा गिरता है या फिर पत्थर खिसक के गिरते हैं सड़कों पे, तो वो उस भूसंकलन वो कैसी आपदा है? तो वो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप भी एक प्रकार का बच्चों प्राकृतिक आपदा है। बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की ओर। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का जो मुख्य कारण था वो था कोयना बांध का निर्माण। महाराष्ट्र में कोयना बांध बनाया गया, उसके बाद महाराष्ट्र में भूकंप आने का जो कोयना बांध है वो एक प्रमुख कारण बन गया महाराष्ट्र में भूकंप का। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन जो होता है बच्चों वो रिक्टर स्केल द्वारा होता है। किसके द्वारा? रिक्टर स्केल। और ये जो सिस्मोग्राफ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, इससे हम भूकंप के तरंग का मापन करते हैं। तो भूकंप तरंग का मापन पूछेगा तो राइट आंसर बताइएगा सिस्मोग्राफ। और अगर आपसे पूछे कि भूकंप का मापन किससे होता है तो आप बताइएगा रिक्टर स्केल, ठीक है। और भूकंप तरंग का मापन सिस्मोग्राफ। थर्मामीटर आप जानते ही हैं जिससे बुखार नापा जाता है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग लिए रहते हैं गले में उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब कौन सा जो है इसमें वो प्राकृतिक द्वारा आपदा नहीं है? तो बाढ़ प्राकृतिक द्वारा आती है, भूकंप भी प्राकृतिक द्वारा, सुखाड़ भी प्राकृतिक द्वारा, लेकिन हिंसा जो है, जो लड़ाई झगड़े हैं, ये मनुष्यों द्वारा होते हैं, ठीक है ना। ये मानव निर्मित आपदा है, ना कि प्राकृतिक आपदा। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में बच्चा भूकंप आया था 1934। आपको पहले ही बताया था कि बिहार में भूकंप कब आया था? 1934। और गुजरात में जब पूछे तो 2001 बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। भोपाल गैस त्रासदी में किस प्रकार की आपदा है? तो भोपाल गैस त्रासदी एक प्रकार की मानव जनित आपदा है, क्योंकि गैस मानव की गलतियों से लीक होता है, ऑटोमेटिक लीक नहीं होगी, वो प्राकृतिक की देन नहीं है। तो भोपाल गैस त्रासदी कैसी आपदा है? मानव निर्मित आपदा। और भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण लोगों को त्वचा कैंसर और उनको आंखों में बीमारियां फैल गई थी, और बहुत सारे लोगों को गलों में बीमारियां हो गई थी, निमोनिया जैसी, और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये भोपाल की घटना थी। बढ़ते हैं अगले सवाल, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, सुनामी ये एक प्राकृतिक आपदा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? 1934। बिहार पूछे या भारत पूछे, एकदम लगाइए 1934। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 में। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है। तो सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है वर्षा जल का संग्रह करना। जैसे ही आप वर्षा जल का संग्रह करेंगे तो आप सूखे से बच सकते हैं। ये एक मुख्य तरीका है सूखे से बचने का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, अगला वाला सवाल है कुहासा तटबंध किस नदी पर है? कुहासा कुसहा तटबंध, सॉरी, कुसहा तटबंध जो है वो किस नदी पर है? तो नाम से ही पता चला है बच्चा, कुसबा तटबंध। तटबंध का मतलब होता है बांध, तो कुसबा तटबंध कोसी नदी पर है। कुसबा तटबंध किस नदी पर है? तो कुसबा तटबंध है बच्चों आपका कोसी नदी पर बना हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है
बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है। तो बिहार में कौन सी घटना सबसे ज्यादा होती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा घटना होती है बाढ़ की। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो आपको ट्रिक क्या बताया था? भाखड़ा नांगल, यानी कि जब कोई नंगा होता है तो उससे क्या लगता है बच्चों? लाज लगता है, यानी कि सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल में। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी है जिससे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो गोविंद सागर। कौन सा बनाया गया है बच्चों? गोविंद सागर। गोविंद सागर। याद करने का ट्रिक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो गोविंदा हीरो है उसको लाज ज्यादा लगता है। उसको क्या लगता है? ज्यादा लाज लगता है। यानी कि सतलज नदी पर कौन सा जलाशय बनाया गया है बच्चों? तो गोविंद सागर। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ कैसे होता है? जब कोई किसान खेती करता है और उधर सुखाड़ की स्थिति कैसे होती है? यानी कि मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, यदि मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो उधर खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी और उधर की भूमि सूख जाएगी। तो वैसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं कृषि सुखाड़। तो कृषि सुखाड़ जब भी आपसे पूछे तो यानी कि मिट्टी में नमी का क्या है बच्चों? अभाव है, यानी कि कमी है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? फसलों की, पशुओं की, भवनों को, इनमें से सभी को। तो सभी को बाढ़ से हानि होती है। फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? मतलब जाड़ा के जो दिन है, ठंड के दिनों में कहाँ बाढ़ आने की आशंका ज्यादा होती है? तो ये आती है बच्चों तमिलनाडु में। कहाँ बच्चों? तमिलनाडु में। ठंड के दिनों में वहां बाढ़ आने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रसित राज्य है? सूखे से सर्वाधिक ग्रसित राज्य कौन सा है जो पूरा सूखा से ग्रसित हो? गुजरात। क्या? गुजरात, क्योंकि गुजरात में गर्मी ज्यादा पड़ती है और वो सूखे से सर्वाधिक ग्रसित राज्य है भारत में। ठीक है। बिहार, देखिए ध्यान से देखिए, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है? तो 4000 वर्ग फीट। 4000 वर्ग फीट बिहार में जो जमीन है वहां पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। बिहार के कितने जिलों में आपांत कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है? 38 जिलों में, क्योंकि बच्चा बिहार में 38 जिले हैं टोटल। बात खत्म। 38 जिलों है तो सभी जगह तो स्थापना की जाएगी ना आपांत कार्रवाई केंद्र की। तो बिहार के कितने जिलों में? तो 38 जिलों में। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें सभी। जब भी आपदा आती है तो वो कौन कौन से प्रमुख लोग हैं जो तुरंत पहुंचते हैं वहां पे? तो स्थानीय प्रशासन जो आपके आसपास के प्रशासन है। दूसरा स्वयं सेविक संगठन जो गांव में लोगों का संगठन होता है या फिर और भी कोई छोटा मोटा संगठन हो गया, वो पहुंचते हैं। और गांव मोहल्ले के लोग। तो ये सभी आपदा के प्रमुख घटक है। और एक और बात, आकस्मिक प्रबंध का भी ये तीनों ही प्रमुख घटक हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय ऐसी कौन सी समस्या होगी जिससे सूचना पहुंचाने में कठिनाई होगी? तो मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमीटर टावरों का टूट जाना। जो मोबाइल टावर है और ट्रांसमीटर टावर है, अगर वो टूट जाते हैं तो आप एक जगह से दूसरे जगह को सूचना को नहीं पहुंचा सकते। यही इसका कारण है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है?
तो देखिए शिक्षा का प्रचार करना, ये तो कोई नहीं। जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, जल संसाधन का वैज्ञानिक तरीके से आप विकास करेंगे तो आप कृषि सूखा से बच सकते हैं। ये तालाबों की जलापूर्ति करना, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे तो पानी तालाब में भरेंगे। नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। अब आप नदी के मार्ग को बदलकर सूखे के क्षेत्र में ला दीजिएगा तो कृषि सूखा से कैसे बचिएगा, कोई दिक्कत। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। जलाजीवन की लकड़ी प्राप्त होती है। अब नदी में पेड़ है तो वहां तो जलाजीवन के पशुओं को चारा मिलता है, ये भी नहीं। प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, ये हो सकता है, बट बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है क्योंकि वहां लंबे लंबे पेड़ होते हैं और बादल आकर्षित होते हैं, जिससे वर्षा की संभावना वहां पे क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से यही लाभ होता है कि बादल आकर्षित होते हैं उनकी ओर और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। बाढ़ की प्रमुख कारण है, बाढ़ की प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तल्ले में मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। अगर जल की अधिकता होगी तो बाढ़ आएगी। नदी तलों पर मलबों का निक्षेपण, अगर नदी के तल में मलबे गिरेंगे तो नदी का जलस्तर ऊंचा होगा और जब जब नदी का जलस्तर ऊंचा होगा तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। वर्षा की अधिकता, वर्षा अगर अधिक हो जाएगी फिर भी बाढ़ आएगी। अगर 4-5 दिन वर्षा अच्छे तरीके से हो गई तो बाढ़ आ जाती है कई कई क्षेत्रों में। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल के शोक नदी के रूप में जानी जाती है। तो देखिए ये कोसी नदी है, ये बिहार की शोक नदी। गंगा का तो पता नहीं, जो दामोदर नदी है वो बंगाल की शोक नदी है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ आने का, ध्यान से सवाल सुनिएगा, बाढ़ आने का प्रमुख कारण नहीं पूछा है, नदी में बाढ़ आने का। जल की अधिकता नहीं, नदी के तली में अवसाद का जमाव, यानी कि जो नदी के तली है अगर वहां अवसाद का जमाव हो जाए, पत्थर वगैरह का, मिट्टी वगैरह, तो नदी में बाढ़ आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बाढ़ आने की क्या है, यहाँ नदी में बोला है, अगर आपसे पूछे कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है तो जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बाढ़ कहाँ आ रही है बच्चों, नदियों में, तो वहां ये पर्टिकुलर आंसर होगा, नदी के तली में अवसाद का जमाव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है। तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो बाढ़ से ग्रस्त होता है और दक्षिणी क्षेत्र जो है वो सुखाड़ से ग्रस्त होता है। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी बबुआ कोसी नदी। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, आंख बंद करो और चिपका दो। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको सोचना पड़े तो समझिए आपने पढ़ाई कैसी की है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा, कोई दिक्कत। अगले वाले सवाल की ओर। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, अचानक कहीं सूखा पड़ जाता है, नहीं। पूर्व सूचना के अनुसार, पहले से वो सूचना देती है सूखे, नहीं। धीरे धीरे कहीं भी भूमि जो है वो सूखी पड़ती है, ये अचानक से नहीं सूखी पड़ती। तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, धीरे धीरे। चलिए, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो सूखे के लिए कौन जिम्मेवार है, तो सूखे के लिए बच्चों जिम्मेवार है वर्षा की कमी। वर्षा की कमी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम आएंगे चैप्टर 3 वाले का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद हम आ चुके हैं अब चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 का पहला सवाल है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो 1934 में बिहार ने भूकंप जैसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। चलते हैं अगले वाले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो जो गुजरात का कच्छ प्रदेश है उसे जोन 5 भूकंपीय क्षेत्र की पेटी में रखा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर।
अगला सवाल है, भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की जो लहरें उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं भूकेंद्र। तो भूकेंद्र ना देकर यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा केंद्र, क्योंकि केंद्र या भूकेंद्र दोनों एक ही मतलब है। भूकंप की लहरें जहां उत्पन्न होती है उसे भूकेंद्र बोलते हैं, और जहां पर भूकंप की लहरें सबसे पहले महसूस होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों अधिकेंद्र। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो जो महासागर के तल्ली पर जो कंपन होता है उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं हम? सुनामी के नाम से। भूकंप आप समझ ही रहे हैं, चक्रवात के मतलब होता है बहुत ही तेज हवाएं चलना और बहुत ही ज्यादा बारिश होना, उसी को हम चक्रवात बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। हम्म। अगला सवाल है बच्चों, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी है ना, वहां पे बहुत ही भयंकर सुनामी आया था, बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप में तीन प्रकार की तरंग निकलती है। एक होती है पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग और तीसरी होती है एल तरंग। पी तरंग को हम बोलते हैं प्राथमिक तरंग, एस तरंग को बोलते हैं द्वितीयक तरंग और एल तरंग को बोलते हैं हम दीर्घ तरंग। तो सबसे पहले जो पहुंचती है उसे हम बोलते हैं पी तरंग, ठीक है। और जो पी तरंग है वो सबसे कम खतरनाक होती है और सबसे अधिक खतरनाक होती है वो है आपकी एल तरंग। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के जो सीधे जो केंद्र उपस्थित होता है, जो पृथ्वी पर मौजूद होता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। और सबसे पहले भूकंप का महसूस हम अधिकेंद्र पर ही करते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप से पूर्व अनुमान को गंभीरता से लेना, यह तरीका भी सही है। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, इससे भी आप भूकंप और सुनामी से बच सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा रायता कार्य हेतु तैयार करना, यह भी अच्छा चीज है। भगवान के भरोसे बैठना, अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो ना आप भूकंप से और ना सुनामी किसी भी प्रकार की आपदा से नहीं बच सकते, आपको कार्य खुद करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे कहा जाता है? तो जहां भूकंप का जन्म होता है उसे हम कहते हैं बच्चों भूकेंद्र, और जहां भूकंप महसूस होता है हमें सबसे पहले उसे हम बोलते हैं अधिकेंद्र। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? तो भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश किसे कहा जाता है? जापान को। भूकंपों और ज्वालामुखी का देश बोला जाता है बच्चों जापान को। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो आपको हमने पहले बताया था कि पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग ये तीनों है भूकंपीय तरंग, और ओ जो है वो भूकंपीय तरंग नहीं है। भूकंपीय तरंग तीन प्रकार के होते हैं, एक होती है पी तरंग, एक होती है एस तरंग और एक होती है एल तरंग। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को बच्चों 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 1 के अंदर आता है भारत का दक्षिणी पठारीय क्षेत्र, जोन 3 के अंदर बिहार आता है और जोन 5 के अंदर आता है गुजरात का कच्छ प्रदेश, और जोन 2 और जोन 4 की बातें आप अपने नोट्स से याद कर ले। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? तो सबसे अधिक खतरनाक जो होता है वो होता है आपका एल तरंग, और सबसे कम खतरनाक होता है पी तरंग। लेकिन पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है पी तरंग और सबसे लास्ट में पहुंचता है एल तरंग। जो चीजें जितनी देर से आती है वो उतना नुकसान करके जाती है, इसलिए जो एल तरंग है वो सबसे खतरनाक तरंग है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है उत्तराखंड का देहरादून। उत्तराखंड का जो देहरादून है वो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी के अंदर आता है? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी के अंदर आता है? तो जोन 5 के अंदर आता है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग सर्वप्रथम अनुभव होता है कहलाता है? भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है वो कहलाता है, वो अधिकेंद्र कहलाता है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा भूकंप या
निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभावित क्या होता है? वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, इनमें सभी। तो इनमें सभी, सॉरी यहाँ पे हमसे गलत टिक हो गया, तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वलित पर्वत के भी क्षेत्र, भूपटल के भी क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र, इनमें से सभी, ये सभी क्षेत्र जो है ये भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभावित होते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, निम्न में से भूकंपीय तरंग का मापन किस यंत्र में होता है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भूकंप का मापन अगर बोलेगा तो आप मारिएगा बच्चों रिएक्टर स्केल, लेकिन यहाँ पर बोला भूकंपीय तरंग, तो आपको हमने बताया था कि भूकंपीय तरंग का मापन जो होता है बच्चा, वो होता है सिस्मोग्राफ से। किससे होता है? सिस्मोग्राफ से। तो ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर, आपदा प्रबंधन में। चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद अब हम आ चुके हैं चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने, जिसमें पहला सवाल है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय पर ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अगर आप नीची भूमि वाले स्थान पर रहेंगे तो बाढ़ का पानी वहां पर भर जाएगा और हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है, आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए, सवाल क्या है बच्चों? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो उसके लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, ताकि आप मलबे के नीचे जो भी लोग दबे हुए हैं आपदा के समय, उनका आप पता कर सके। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यदि कहीं पर आग लगा है तो वहां पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले वहां ठंडा पानी डालना चाहिए, ताकि आग पर आप काबू पा सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बस्ती या फिर मकान में आग लग जाती है तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ताकि अग्निशामक यंत्र आए और आग पर काबू पा सके या आग को बुझा सके। ठीक है, आग बुझने का इंतजार नहीं करना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो बच्चा सबको पता है कि सुनामी समुद्र में आती है। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती है उसी को हम सुनामी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो प्राथमिक उपचार, अगर कोई भी प्रकार की आपदा आती है या कोई भी समस्या होती है तो आपके पास प्राथमिक उपचार की चीज में क्या होना चाहिए? बैंडेज, टेप, मलहम वगैरह, जो छोटी मोटी दवाई है, यही आपकी प्राथमिक उपचार होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो रिएक्टर पैमाने से क्या होता है बच्चा? तो रिएक्टर पैमाने से हम लोग भूकंप की तीव्रता की माप करते हैं। तो रिएक्टर पैमाना का किस आपदा में उपयोग होता है? तो भूकंप में उपयोग होता है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो संचार व्यवस्था कैसे बाधित हो सकती है? तो केबल का टूट जाना। अगर केबल टूट जाएगी तो सामान्य संचार व्यवस्था जो है वो क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। ऐसी समस्याएं अक्सर आपदा के समय आपको देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बच्चों? मोबाइल है। सभी के हाथ में आजकल मोबाइल है और मोबाइल से सूचना एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाई जा रही है, और संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, सुदूर संवेदी उपग्रह या फिर रिमोट सेंसिंग उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह या फिर रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपको हमने क्लास में बताया था कि इसका उपयोग होता है बच्चों संसाधनों की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए और संसाधनों की देखभाल करने के लिए, कि कहीं कोई से कोई संसाधन चुरा तो नहीं रहा है, या फिर पृथ्वी के अंदर कहाँ पे कौन से संसाधन छुपे हुए हैं, उन्हीं को खोज करने के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह या फिर रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो रेडियो संचार साधन है, हैम रेडियो ये भी संचार का साधन है, उपग्रह संचार ये भी संचार का साधन है, लेकिन जो अंतरिक्ष है बच्चों, ये अंतरिक्ष है, ये संचार का माध्यम नहीं है, क्योंकि रेडियो से तो आप सूचना का आदान प्रदान होता है। हेम रेडियो जिसे लोग फौजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सेना वगैरह या इस्तेमाल करते हैं, और उपग्रह जो सैटेलाइट देख रहे हैं आप, उससे उसी से तो सारे संचार जुड़े हुए हैं। तो अंतरिक्ष जो है ये संचार का साधन नहीं है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन है? तो सबसे उपयोग आज के दिन में क्या हो रहा है? मोबाइल हो रहा है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। वॉकी टॉकी क्या होता है? वॉकी टॉकी जो सेना पुलिस वगैरह लेकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम वॉकी टॉकी बोलते हैं। ठीक है,
है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस प्रकार के उपग्रह का प्रयोग है? तो वही उसी सवाल को उल्टा घुमा के पूछ दिया, सुदूर संवेदी उपग्रह। अभी आपको आपने पढ़ा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग वहां होता है ताकि हम संसाधनों की खोज कर सके, उनका प्रबंधन कर सके। तो उसी सवाल को घुमाकर पूछ दिया और इसमें ऑप्शन में डाल दिया, तो सुदूर संवेदी उपग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो बच्चों, आग लगना मानव जनित आपदा, बम विस्फोट मानव जनित आपदा, रासायनिक दुर्घटना मानव जनित आपदा, भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक के द्वारा आती है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपको याद है भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए बच्चों? आयताकार होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। भू संकलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित है, अनुचित है? सॉरी, गलती से गलत आंसर टिक हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुचित, कि भू संकलन क्षेत्र में ढलान पर आप मकानों का निर्माण किया जाता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, तो ये कैसी बात है? अनुचित बात है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। गलती से रॉन्ग आंसर टिक हो गया, थोड़ा माफी चाहता हूँ। चलते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी जहां आती है वहां मकानों की निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। एक तो समुद्र से दूर हो और एक ऊंचाई पर हो, ताकि आपके आसपास सुनामी न आए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल का। अगर समुद्र तट के पास करेंगे तो सुनामी की चपेट में आएगा, निकट करेंगे फिर भी वही दोनों वही बात लिखी हुई है, तो ये गलती ना करेंगे। समुद्र कहाँ से करेंगे हम? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो बाढ़ से सबसे अधिक किसे होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को बाढ़ से हानि होती है। तो चैप्टर 4 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम इसके बाद करने वाले हैं चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद अब हम आ चुके हैं चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 में बच्चों पहला सवाल है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो वही केबल का टूट जाना, जो हमने पिछले चैप्टर में भी हमने इस सवाल को किया था। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, वही पिछले चैप्टर वाला सवाल, मोबाइल फोन। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सवाल रिपीट कर रहे हैं यार। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज के लिए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। चलो बच्चों, अगले वाला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का वैकल्पिक माध्यम नहीं है? तो रेडियो संचार माध्यम है, हैम रेडियो भी संचार का माध्यम है, उपग्रह संचार ये भी माध्यम है, लेकिन अंतरिक्ष जो है वो संचार का माध्यम नहीं है, क्योंकि इन सभी के सहायता से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। वर्तमान समय में सबसे अधिक उपयोग होने वाला संचार साधन कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयोग होने वाला बबुआ संचार साधन है आपका मोबाइल। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपग्रह का प्रयोग होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह या फिर रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी इसको हम बोलते हैं। बढ़ते हैं ऊपर अगले वाले सवाल की ओर। आपदा के समय कौन सी संचार सेवा सबसे अधिक विश्वसनीय होती है? आपदा के समय मोबाइल नेटवर्क, लैंडलाइन टेलीफोन, हैम रेडियो, सैटेलाइट फोन। तो सैटेलाइट फोन जो है वो आपदा के समय संचार सेवा के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय होती है। जो सैटेलाइट फोन है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, उसके लिए नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है। तो सैटेलाइट फोन आपदा के समय सबसे अधिक विश्वसनीय होती है संचार को पहुंचाने के लिए, संचार सेवा के लिए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत में हैम रेडियो को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में हैम रेडियो को शौकिया रेडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शौकिया रेडियो। क्या बोलते हैं? शौकिया रेडियो। भारत में हैम रेडियो क्या बोलते हैं? शौकिया रेडियो। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा प्रबंधन में किस संचार तकनीक का उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क के लिए किया जाता है? आपदा प्रबंधन में किस संचार तकनीक का उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क के लिए किया जाता है? तो दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क के लिए इंटरनेट नहीं, आपदा के समय तो इंटरनेट बाधित हो जाती है। टेलीग्राम का भी नहीं, संचार उपग्रह से किसी भी क्षेत्र में आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा उपकरण रेडियो तरंगों का उपयोग करके संदेश भेजता है और प्राप्त करता है? टेलीफोन, पेजर, वॉकी टॉकी में आपको पता है सवाल भी था कि रेडियो तरंगों का उपयोग बताएं, तो रेडियो तरंगों का उपयोग वॉकी टॉकी में किया जाता है, जिसे सेना और पुलिस बातचीत करते हैं। किस संचार व्यवस्था में संदेशों को रिले करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ग्रहों का उपयोग होता है? तो कौन सी संचार व्यवस्था में? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैटेलाइट संचार।
सैटेलाइट संचार व्यवस्था में जो देखिए संदेशों को रिले करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ग्रहों का उपयोग किया जाता है। किसमें? सैटेलाइट संचार, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा के दौरान जब बिजली और टेलीफोन लाइनें ठप हो जाती है तो कौन सा उपकरण सबसे उपयोगी साबित होता है? बिजली चली गई तो स्मार्टफोन भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि स्विच ऑफ हो जाएगा। लैपटॉप भी काम नहीं करेगा, टेलीविजन यानी कि टीवी भी काम नहीं। तो उस समय बैटरी वाली रेडियो आपको ज्यादा काम करेगी। जब बिजली और टेलीफोन दोनों ठप हो जाए तो उस समय आपको बैटरी से जो रेडियो चलती है वो आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उससे ही आप सूचनाओं का आपके पास सूचना प्राप्त हो सकता है। ठीक है। हैम रेडियो ऑपरेटर को लाइसेंस कौन देता है? तो हैम रेडियो ऑपरेटर आपको बताया था कि अगर आपको हैम रेडियो चलाना है तो आपको हैम रेडियो ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। और आप कमेंट में बताइए कि भारत में कितने हैम रेडियो ऑपरेटर है। आप कमेंट में क्या बताइएगा कि भारत में कितने हैम रेडियो ऑपरेटर है। तो इनको जो लाइसेंस देता है वो देता है बच्चों संचार मंत्रालय। कौन देता है लाइसेंस? संचार मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपातकालीन स्थिति में समुदायों को सचेत करने के लिए किस पारंपरिक संचार विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि आपातकाल की स्थिति में, यानी कि कठिनाई की स्थिति में समुदायों को सचेत करने के लिए किस पारंपरिक संचार विधि का उपयोग किया जाता है? ईमेल, सायरन एवं लाउड स्पीकर। क्योंकि कभी भी आपदा होती है तो पुलिस वगैरह देखते हैं, अब सायरन और लाउड स्पीकर लेकर आते हैं और सभी लोगों को सचेत करते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, तो यहाँ से आप जगह को खाली करें। जो भी बात है, जैसी भी मतलब समस्या हो, उसके अनुसार सायरन और लाउड स्पीकर का ही उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। भी सेट का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों भी सेट का पूरा नाम आप याद रखिएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा के बाद संचार नेटवर्क को फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यदि आपदा में संचार नेटवर्क खराब हो जाती है और उसको हम फिर से अच्छा करें तो उसको हम कहते हैं बच्चों पुनर्स्थापना। क्या कहते हैं? पुनर्स्थापना। दोबारा स्थापित करना है, उसको फिर से स्थापित करना है तो क्वेश्चंस में आंसर है, फिर से स्थापित करना है तो पुनर्स्थापना। जैसे विवाह होता है, कोई पुनर्विवाह, पुनर्स्थापना, किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो पुनर्निर्माण, लेकिन यहाँ पे क्या करना है बच्चों? स्थापना करना है तो पुनर्स्थापना। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। रेडियो प्रसारण किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो रेडियो प्रसारण जो है वो किस प्रकार के तरंग का उपयोग करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, किसी क्षेत्र में संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप होने पर मदद के लिए भेजे जाने वाले पहले प्रतिक्रिया दल किस साधन का उपयोग करते हैं? तो पहले वो किसका उपयोग करते हैं? तो पहले वो आएंगे, वहां से सूचना वगैरह देंगे, तो सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी से सूचना वगैरह देंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? कोई भी प्रतिक्रिया पर काम करेंगे, प्रतिक्रिया वाले क्षेत्र पर जो दल भी आते हैं संचार व्यवस्था को पूरी तरह ठप होने के बाद। ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सार्वजनिक टेलीफोन सेवा किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करती है? जो सार्वजनिक टेलीफोन सेवा है, टेलीफोन जो आप बात करते हैं, तो कैसा? तो एक वायरलेस नेटवर्क का उपयोग करती है। नहीं, वायरलेस नहीं, वायर्ड नेटवर्क। तो वायर नेटवर्क केबल का उपयोग करती है। जो सार्वजनिक टेलीफोन सेवा है, जो पहले के दिन में टेलीफोन सेवा चल रही थी, तो वो वायर्ड नेटवर्क केबल का उपयोग करती है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के दौरान सूचना प्रसारित करने के लिए किस माध्यम का व्यापक उपयोग करता है? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण आपदा के दौरान सूचना प्रसारित करने के लिए किस माध्यम का व्यापक उपयोग करता है? केवल समाचार पत्र का, रेडियो एवं टेलीविजन का, सोशल मीडिया का, सरकारी वेबसाइट का? तो रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा आपदा के समय पूरे क्षेत्र में से क्या बोलते हैं, प्रबंधन के दौरान पूरा सूचना को प्रसारित किया जा सकता है। तो चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका यहीं समाप्त होता है। और अब हम करने वाले हैं आपदा का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और पूरा आपदा आपका क्लास होने वाला है। चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद अब आ चुके हैं हम चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने पर, और ये हमारे आपदा का लास्ट चैप्टर है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा बच्चों कौन है? भूकंप एक प्रकार की कैसी आपदा है? भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति बच्चों आयताकार होनी चाहिए। भूसंकलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो अगर कहीं से मिट्टी खिसकती है तो वहां आपको मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो ये कैसी बात है? उचित में यानी कि अच्छी बात है, अनुचित यानी कि गलत बात है। तो ये बच्चे कैसी बात है? ये गलत बात है। वहां पर अगर आप मकान का निर्माण करवाएंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आपको जान जोखिम में भी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी जहां पर आती है वहां मकानों का निर्माण कहाँ चाहिए? समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो बाढ़ में सबसे ज्यादा हानि किसे होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयोग सभी। सवाल रिपीटेड है बच्चे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपदा में सह अस्तित्व का अर्थ क्या है? तो आपदा में सह अस्तित्व का अर्थ होता है आपदा के साथ जीना सीखना। बार बार आपदा के साथ अगर आप जी रहे हैं तो उसी ही आपदा प्रबंधन में सह अस्तित्व का अर्थ सह अस्तित्व शब्द से जाना जाता है। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले मदद के लिए किसे पहुंचना चाहिए? तो सबसे पहले मदद के लिए किसे पहुंचना चाहिए? स्थानीय लोगों को। कहीं पर भी आपदा आती है तो सबसे पहले वहां के आसपास के लोग ही पहुंचते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं स्थानीय लोग। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके स्थान पर हैं तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? स्थानीय लोग। और अगर आपके घर पे कोई समस्या होगी तो सबसे पहले आपके यहाँ आसपास के लोग ही पहुंचेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा राहत कार्य में कौन सी संस्था स्वेच्छा से कार्य करती है? मतलब अपने इच्छा से कौन काम करता है? केवल सेना, पुलिस बल, गैर सरकारी संगठन, नगर निगम। तो जो गैर सरकारी संगठन है इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। जो लोगों का अपना बनाया हुआ संगठन है वो अपने इच्छा से कार्य करती है आपदा राहत के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। गांव या मोहल्ले में आपदा प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य क्या है? गांव या मोहल्ले में आपदा प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है लोगों को प्राथमिक उपचार एवं प्रशिक्षण देना, राहत शिविर का प्रबंध करना, जागरूकता फैलाना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोगों को प्राथमिक उपचार देना, प्रशिक्षण देना, राहत शिविर प्रबंधन करना, जागरूकता फैलाना, उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। आपदा रोधी निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा रोधी निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इमारत को सुंदर बनाना। सुंदर बनाने से कोई बात हो नहीं सकती। निर्माण लागत कम करना, इससे भी कोई बात नहीं सकती। आपदा के प्रभाव को कम करना। आप भवन बनाएं कि जो आपदा के प्रभाव को क्या करें? कम करें, ठीक है। बढ़ते अगले वाले सवाल की ओर। आपदा के बाद पुनर्वास में किसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है? तो आपदा के बाद जो लोगों का जो घर वगैरह उजड़ा हुआ है उसको पुनर्बनाने के लिए इसमें किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए? तो केवल सरकार की, पीड़ितों की, समाज और सरकार दोनों की। तो समाज की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए और सरकार की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा आतंकवाद है। आतंकवाद मानव द्वारा होती है। सुनामी, भूकंप, बाढ़ ये सब प्राकृतिक आपदा है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा से पूर्व तैयारी के लिए विद्यालयों में आयोजित किया जाना चाहिए। तो आपदा अगर आती है किसी भी क्षेत्र में तो उससे पहले विद्यालय में क्या सिखाना चाहिए? तो बच्चों को मॉक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए? मॉक ड्रिल की आपदा से आप किस तरह लड़ सकते हैं, किस तरह आपदा से बच सकते हैं और आपदा की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉक ड्रिल अभ्यास। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा के समय सामुदायिक भवन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जो आपके गांव में सामुदायिक भवन होगा तो आपदा के समय उसका उपयोग किस तरह किया जाता है? अस्पताल के रूप में, संचार केंद्र के रूप में, गोदाम के रूप में, राहत शिविर के रूप में। तो राहत शिविर के रूप में जो लोग जख्मी वगैरह हैं जिनको राहत की हो सकता है तो उनको वहां पर ले जाके आप उनकी सहायता कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। एक नागरिक के तौर पर आपदा के समय आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? अगर आप एक नागरिक हैं तो आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? आप आपदा के समय क्या कर सकते हैं? केवल अपने परिवार को बचाना, अफवाह फैलाना ये तो गलत बात है। अपने परिवार को बचा सकते हैं, अफवाह फैलाना गलत बात। पीड़ितों की यथासंभव मदद करना, दूर से तमाशा देखना। तो पीड़ितों की यथासंभव मदद करना, जो भी पीड़ित हैं उनकी मदद करना। अपने परिवार को भी बचाना है लेकिन हर पीड़ित की मदद करना एक नागरिक का कर्तव्य बनता है आपदा के समय में। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर।
आपदा से प्रभावित लोगों को भोजन और आश्रय के अलावा और किस चीज की तत्कालिक आवश्यकता होती है? मतलब जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उन्हें भोजन तो चाहिए, आश्रय तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा और क्या चाहिए? मनोरंजन नहीं, नए कपड़े नहीं, मोबाइल फोन नहीं, मनोवैज्ञानिक सहायता उन्हें और मनोवैज्ञानिक सहायता की उस समय आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन है? आपदा जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन है? समाचार पत्र, टेलीविजन, नुक्कड़ नाटक अभियान, विद्यालय पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। समाचार और टेलीविजन पर आपदा को जागरूकता फैलाएं, नाटक वगैरह करा के आपदा की जागरूकता फैलाएं, विद्यालय के पढ़ाई में आपदा को ऐड करके जागरूकता फैला सकते हैं। तो इन सभी तरीके से आप आपदा की जागरूकता को फैला सकते हैं। बढ़ते अगले वाले सवाल की ओर। आपातकालीन किट में क्या क्या रखना चाहिए? मतलब इमरजेंसी किट होता है, इमरजेंसी के समय में आपको क्या क्या रखना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार का सामान, टॉर्च, बैटरी, सूखा भोजन और पानी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज आपके आपातकालीन किट में होनी चाहिए, ताकि जब कभी भी आप किसी कठिनाई या किसी भी प्रकार के आपदा का सामना करना पड़े तो आपको किसी भी चीज का वेट ना करना पड़े। तो प्राथमिक उपचार का सामान, टॉर्च, बैटरी, सूखा भोजन और पानी आपके साथ हमेशा आपातकालीन किट में मौजूद हो। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। आपदा और सह अस्तित्व की अवधारणा हमें क्या सिखाती है? आपदा और सह अस्तित्व की अवधारणा हमें क्या सिखाती है? आपदा से डरना नहीं, आपदा को रोकना, उपायों के साथ उनके उनके उपायों के साथ साथ उनके सुरक्षित रहना सीखना। तो ये सिखाती है आपदा और सह अस्तित्व की अवधारणा। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। मेघराव जैसे तटीय वन किस आपदा के प्रभाव को कम करे? तो मेघराव वन सुनामी और चक्रवात को कम करने के लिए लगाया जाता है। तो फाइनली हमने आपदा का पूरा द एंड कर चुके हैं और आप कंप्लीट हैं पूरे आपदा का क्वेश्चंस को फाइट करने के लिए। तो आज की क्लास अब इतना ही रहेगी। आगे की क्लासेस में साइंस, हिस्ट्री, हर एक जो चैप्टर्स है, हर एक जो टॉपिक्स है, हर एक जो सब्जेक्ट है, उनके ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलते रहेंगे। अब तो आप जुड़े रहिए स्टडी ब्लूप्रिंट के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और दिल से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।